अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगी। एक साहिब है, उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे उतरा, वॉशरूम में गया तो वॉश बेसिन पे दाग थे, टॉयलेट पेपर गायब था, कमोड इंतहाई गंदा था, हाथ धोने के लिए साबुन लगाया, पानी टैप के नीचे किया तो पानी नहीं था। ग़रज़ ये कि 3 दफ़ा वो कह रहे हैं कि मैंने सारा किया, ड्रायर भी नहीं चल रहा था, टिश्यू पेपर का बॉक्स भी खाली था। बाथरूम की सफाई का लड़का दौड़ कर आया, मुझे चंद टिश्यू पेपर देकर चला गया। वो कहते मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि तुम कॉफ़ी पीते हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम चाय पीते हो? उसने कहा जी। मैंने कहा मेरे साथ चाय का एक कप पियोगे? तो वो लड़का कहने लगा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। वो कहते हैं मैंने कहा कि मैं ड्यूटी मैनेजर से इजाज़त ले लूँ तो मेरे साथ चलो। वो कहते मैं वो ड्यूटी जो मैनेजर थे वो बड़े अच्छे से मेरे से मिले। मैंने उस स्वीपर लड़के को देख कर कहा कि मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ चाय पिलाने? उन्होंने कहा कोई गड़बड़ तो नहीं की इसने? वो कहते हैं मैंने कहा नहीं। उन्होंने आधे घंटे के लिए उसे छुट्टी दे दी। वो कहते हैं कि मैं उसे लेके कॉफ़ी शॉप पर गया, उसके लिए चाय और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और मैंने देखा कि वो थोड़ा काँप रहा था। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि बाथरूम की साफ़ रखना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तो तुम अपनी ड्यूटी सही तरीके से क्यों नहीं करते हो? मुसाफ़िरों को आपके सामने कितनी दिक्कत हो रही थी। इसने खौफ़ से मेरी तरफ देखा और पूछा कि आप मेरी शिकायत लगाओगे? तो साहिब कहते हैं मैंने कहा कि नहीं, अगर शिकायत लगानी होती तो मैं तुम्हें चाय की ऑफ़र क्यों करता? ग़रज़ ये कि वो कहते मैंने उससे पूछा तो उसने कहा सर मैं वादा करें कि मेरी जॉब ना चली जाए, आप मुझे मैनेजर को नहीं बताएँगे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा हम 2 लोग होते हैं, हम 10 घंटे मुसलसल काम करते हैं, हमारा सारा वॉशिंग मटीरियल रोज़ाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वॉशरूम साफ़ नहीं होते, हम क्या करें? मैंने पूछा क्या सफाई के लिए लोग कम हैं? वो बोला हरगिज़ नहीं, पूरी दुनिया में एक वॉशरूम में एक बंदा होता है जबकि हम 2-2 होते हैं। मैंने पूछा फिर इशू क्या है? वो बोला आप लोग। मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो बोला सर ये एयरपोर्ट है, यहाँ खुशहाल और पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन 99% लोग जो हैं वो वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं जानते, ये फ्लश नहीं करते, अगर करते हैं तो बटन को इतनी ज़ोर से दबा देते हैं कि वो ख़राब हो जाता है, कमोड के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं जिससे कवर टूट जाता है, फ़र्श गीला करते हैं, वॉश बेसिन में गला साफ़ करते हैं जिससे गलाज़त जाली में फंस जाती है, ड्रायर को देर तक इस्तेमाल करते हैं, 10-10 टिश्यूज़ हाथ साफ़ करने के लिए ज़ाया कर देते हैं, वज़ू खाने की बजाय टॉयलेट और वॉश बेसिन में वज़ू करते हैं, लिहाजा एक फ़्लाइट के बाद वॉशरूम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। हम अभी सफाई कर रहे होते हैं तो दूसरी फ़्लाइट आ जाती है और वो मुसाफिर गन डालने के साथ साथ हमें भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। चुनांचे आप खुद बताएं, जब 1 घंटे में 200 लोग वॉशरूम्स गंदे करेंगे तो क्या हम 2 लोग उन्हें साफ़ कर सकेंगे? आप लोग यकीन करें, लोग जेबों में मट्टी के पीस लेके आते हैं, कमोड में फंसा के चले जाते हैं, टिश्यू पेपर का पूरा पूरा रोल कमोड में फेंक देते हैं, इवन ख़वातीन बच्चों के पैम्पर कमोड में डाल देती हैं और हम ये गंद कैसे साफ़ करें? वो आदमी कहते हैं कि मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था, वो खामोश हुआ तो मैंने उससे पूछा इसका हल क्या है? वो हंसकर बोला आप लोग जब तक गंद मचाना बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक सूरत हाल ठीक नहीं होगी। हाँ, आप वॉशरूम्स की सफाई करने के लिए 2-2 हज़ार बंदे भी रख लें। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, उसको थपकी दी और एयरपोर्ट से बाहर आ गया। वो साहब कहते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी का एक ये नया ज़ाविया था। पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग ट्रैवल करते हैं जहाज़ के ज़रिए, ये लोग खुशहाल और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आप इनकी सेंस और लाइफ ट्रेनिंग देख लें, इन लोगों को भी वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं आता। आप जहाज़ों के वॉशरूम की हालत भी देखते होंगे और ये किसी तरह भी काबिल सताइश नहीं होती। लिहाजा आप खुद सोचिए, जो लोग जहाज़ के अंदर और एयरपोर्ट पर अपना गंद साफ़ नहीं करते, वो लोग शहरों मोहल्लों और गलियों को क्या साफ़ करेंगे? दूसरा, मुल्क में जब 1% खुशहाल लोगों की सूरत हाल ये है तो सोचिए बाकी 99 जो पढ़े लिखे भी नहीं, खुशहाल भी नहीं, उनकी सूरत हाल क्या होगी? और ये सब ठीक करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या हुकूमत की ड्यूटी है? क्या सदर या वज़ीर आज़म उन्हें आकर ट्रेनिंग देंगे? जी नहीं, ये मुआशरे की इज्तिमाई ड्यूटी है। हम लोग जब तक एक दूसरे को ट्रेन नहीं करेंगे, हम सब लोग अपना बोझ खुद उठाना शुरू नहीं करेंगे, मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। लिहाजा उन्होंने कहा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके 2 काम करें। 5वीं जमात तक एथिक्स, वैल्यूज़ और सिविक सेंस को सिलेबस का हिस्सा बनाएं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए वॉशरूम क्या होते हैं, ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। हर शख्स को इस्तेमाल के बाद उनकी सफाई, हाथ धोना, हाथ खुश्क करने, एक दूसरे को सलाम करना भी क्यों ज़रूरी है। दूसरों से हाथ पे कैसे मिलाना चाहिए, एक शख्स से मुलाकात के लिए कितने फासले पर खड़ा होना चाहिए, तमाम असूल बच्चों को स्कूल में पढ़ाने चाहिए।
وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 ماہ قبل ڈاکٹروں کو ایک سیشن دیا تھا. میں نے اسے بتایا کہ جب ہم کسی شخص سے ملنے جاتے ہیں تو ہم سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہوتا ہے. اگر تو وہ آپ کی طرف ہاتھ بلانے میں پہل کرتا ہے تو آپ اس سے ضرور سلام کیجیے، ورنہ صرف منہ سے وعلیکم السلام کافی ہوتا ہے. ہم ہر شخص کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں یا دوسروں سے گلے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور یہ بدتمیزی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی معاشرے کو یہ اصول بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ حکومت کی، گھر والوں کی، ٹیچرز کی، کس کی؟ حکومت اسے سلیبس میں شامل کرے. پورا ملک نالی، گلی، سڑک، پائپ اور پانی کی دہائی دے رہا ہے. ریاست کو یہ کام کرنے چاہیے، لیکن جس ملک کے قرضے جس جی ڈی پی کا 90% حصہ ہوں گے، وہ ملک کس کی سڑک، گلی اور نالی بنائے گا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کام ہمیں خود کرنے ہیں. عوام تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرے، ہفتے میں ہر شخص چند گھنٹے دے، اپنے گلی محلے، سڑک، نالی کو صاف کریں. لوگ ماضی میں پانی کا کنواں خود کھود دیا کرتے تھے. یہ سرکار کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے کپڑے بھی پھٹے ہیں، کپڑا کم ہے تو یہ پورا کرنا اور اسے ریپیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی نہیں. عوام کو یہ نقطہ نظر سمجھنا ہوگا. یہ باریک نقطہ سمجھانے کے لیے ہمیں سوشل لیڈرز کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب خود ایک سوشل لیڈر ہیں، کینسر ہاسپٹل بنا چکے، یونیورسٹی بھی قائم کر چکے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں عوام جب تک سامنے نہیں آتے اس وقت تک خود گھڑے نہیں بھرتے، ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتا. لہٰذا حکومت کو ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے سوشل لیڈرز کی مدد لینی چاہیے. ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کے ذریعے 2.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے لڑنا سکھایا. اگر حکومت ان جیسے 200 لوگوں کی ٹیم تیار کرے اور یہ لوگ عوام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں یہ سمجھا دیں کہ یہ مسئلے آپ کے ہیں، انہیں حل بھی آپ نے کرنا ہے، تو یقین کریں ملک میں 5-10 برسوں میں بڑی تبدیلی آئے گی. اخلاقیات کو سلیبس کا حصہ بنا دیں. ملک میں سوشل لیڈر کی ٹریننگ کا ادارہ بنائیں. یہ ادارہ سوشل لیڈر تیار کریں، لیڈرز آگے لیڈرز تیار کریں اور لیڈر عوام کی رہنمائی شروع کریں. ملک پھر بدلے گا، ورنہ لوگ گلی، سڑک اور سویپر تلاش کرتے کرتے مر جائیں گے. تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بیسک باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. اللہ کرے آدھے سے آدھے لوگ بھی ان کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کریں تو ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح صاف ستھرا، نیٹ، کلین، اور جس کا مذہب بھی نصف ایمان ہے صفائی، جس کے مذہب میں وہ اس قوم کی، ہماری یہ حالت ہے. بڑی ہی افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ کرے کبھی یہ ٹائم بھی آئے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ ان باتوں کو سمجھنا شروع کریں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.